अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं सलमान अहमद और आप देख रहे हैं पाक तुर्क न्यूज़। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो यूक्रेन और रूस के इस तनाज़े से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि अगर यूक्रेन और रूस का तनाज़ा जो है, ये जो बहरान है, वो जंग की शक्ल अख्तियार करता है, तो ये वो एक मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, जिस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये ऐसा मुल्क है जिस पर हम सब लोगों की या बहुत सारे लोगों की या जो बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग है उनकी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको उस मुल्क के बारे में और उसकी वजूहात के बारे में बताऊं कि वो मुल्क क्यों इतना ज़्यादा मुतासिर होगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.pakturknews.com को ज़रूर विज़िट कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई, उसके साथ ही साथ मगरबी ममालिक, नेटो, अमरीका और रूस के दरमियान भी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। उसके साथ ही साथ पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर भी बहुत ही बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और पूरी दुनिया ये दम साधे देख रही है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि इस मसले का हल आलमी मईशत की बहाली, जो कि ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है, उसकी बहाली के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँ, वो मुल्क है टर्की। अब टर्की किस तरह से इससे मुतासर होगा, इसकी मैं थोड़ी सी आपको कुछ वजूहात बताऊँ। सबसे पहले ये है कि टर्की नेटो का मेंबर कंट्री है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके प्यूटन के साथ यानी क्रेमलिन के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। अंकारा के जो हुक्काम हैं, सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में जो हुकूमत है, उसके अब क्रेमलिन के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात कायम हो चुके हुए हैं। अब एक तरफ वो नेटो का मेंबर है जो कि रूस मुखालिफ इत्तेहाद था, दूसरी जानिब उसके मास्को के साथ ताल्लुकात भी वो कायम हो चुके हुए हैं। दूसरा पहलू जो है वो ये है कि टर्की जो है उसका और मास्को का जो दिफाई ताउन है उसमें भी इजाफा हुआ है। S-400 का ख़रीदार है, जिसकी वजह से नेटो खुश नहीं है, अमेरिका खुश नहीं है, और जिसके नतीजे में टर्की को F-35 फाइटर जेट का प्रोजेक्ट था उससे अलहदा कर दिया गया। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इन कॉन्ट्रडिक्शंस ने तुर्की को बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार कर दिया है। यही वजह है कि टर्की की जानिब से मीडिएशन की कोशिश हो रही है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। एक तरफ तो वो यूक्रेन की पोजीशन का दिफा करता है, एक तरफ वो यूक्रेन को अपने ड्रोन्स फराहम करता है, दूसरी तरफ वो यूक्रेन की जो इलाकाई सालमियत है उसके इस्तेहकाम और उसकी हिफाजत की भी बात करता है, तीसरा वो क्राइमिया के ऊपर रूस के कब्ज़े की भी मुखालफत करता है। लेकिन एट द सेम टाइम सदर रजब तैयब एर्दोगान की प्यूटन के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। रूस टर्की से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है, और एट द मोमेंट टर्की जिस इकोनॉमिक और बिलखुसूस फाइनेंशियल बहरान से गुजर रहा है, इस सूरत हाल के अंदर वो किसी ऐसे मुल्क को खोना नहीं चाहता या किसी ऐसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात की मुअत्तली नहीं चाहता जो मुल्क उसकी प्रोड्यूस का बहुत बड़ा इंपोर्टर हो। द सेम टाइम अगर आप नज़र दौड़ाएं तुर्की के ज़राए अबलाग के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो ब्रेड की कीमत है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, और आने वाले दिनों के अंदर टर्की के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो रूस से बहुत बड़ी मिकदार के अंदर गंदम इंपोर्ट करे। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है सदर्न टर्की के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर का, जिसके ऊपर रशिया और टर्की दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन भी इस बात पर मुनहसर है कि ये जंग ना हो और टर्की को कुछ साइड ना लेनी पड़े। अभी तक जो उसकी मीडिएशन की कोशिशें वो इस हद तक कामयाब नहीं हो सकी कि जिसके बारे में आप कह सकें कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो मुतवक्के है। अभी तक जितनी भी सफारती कोशिशें हुई हैं उनमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी की तवक्को भी नहीं है और इतना कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो भी नहीं सका। इस सारी सूरत हाल के अंदर टर्की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। सदर एर्दोगान बहुत ज़्यादा इस कोशिश में है कि ये सारे का सारा मामला किसी हद तक डिफ्यूज़ हो जाए। खुदा न खास्ता अगर ये जंग छिड़ती है तो टर्की बहुत बुरे तरीके से क्रॉस रोड पर फंस जाएगा। टर्की को नेटो इत्तेहाद का हिस्सा होने के नाते रूस के खिलाफ वो पोजीशन लेनी पड़ेगी जो कि बाकी इत्तेहाद ने ली है। उसके साथ ही उसके क्रेमलिन के साथ ताल्लुकात मुतासर होंगे, उसकी एक्सपोर्ट्स मुतासर होंगी, उसकी गंदम की इंपोर्ट मुतासर होगी। और एक और पहलू जिसकी तरफ मैं इशारा करूँगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि अभी गुज़श्ता कुछ दिनों से रूस के अंदर ईरान की जानिब से जो गैस की सप्लाई थी वो मुअत्तल कर दी गई है और कहा गया कि टेक्निकल वजूहात की वजह से 10-15 रोज़ के लिए ये
سپلائی معطل رہے گی، جس کی وجہ سے بہت ساری ٹرکش کمپنیز نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن روک رہے ہیں، کیونکہ توانائی کے اس بحران کے اندر وہ اپنے پلانٹس کے اندر پروڈکشن کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے ٹرکی بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور رشیا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے ہیں، تو یہ کچھ بعید نہیں ہوگا کہ ایران جو ہے وہ مغرب مخالف اتحاد کی اس ساری کی ساری کیمپین کے اندر رشیا کا ساتھ دیتے ہوئے ٹرکی کو توانائی کی سپلائی جو ہے وہ معطل رکھے، جس کی وجہ سے ٹرکی کی جو صنعت ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ٹرکی کی پوری جو اکانومی ہے وہ بالکل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اس کے علاوہ ٹرکی کے جو ایمبیشنز ہیں سینٹرل ایشیا کے اندر، کوکیشین ریجن کے اندر، جو اس کے مفادات ہیں بلیک سی کے اندر، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جو سارے کے سارے معاملے کو ٹرکی کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں۔ اگر یہ جنگ ٹل جاتی ہے تو ٹرکی سے زیادہ خوش میرے خیال میں کوئی اور ملک نہیں ہوگا یوکرین کے بعد، جو اس سارے تنازع کے ختم ہونے پر بہت زیادہ خوش ہوگا اور سیٹسفائیڈ ہوگا۔ اس حوالے سے مزید اطلاعات آپ کو دیتے رہیں گے، آپ کو مزید اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اس تنازع کو لے کر، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔